चलिए एमीटर फॉलोअर हमारा जो है फीडबैक का एक टॉपिक है जो हमारा बीच में रह गया था। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हैं पढ़ने को। देखते हैं एमीटर फॉलोअर होता क्या है। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट ये जान लो कि कॉमन एमीटर मोड में जब हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो कॉमन एमीटर मोड में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते वक्त हम लोग ज़्यादातर एक एम्पलीफायर ही हमने देखा है। एम्पलीफायर को डिफरेंट वेज से वाइसिंग प्रोवाइड करके हम लोग उसको एक अच्छे एम्पलीफायर के रूप में हमने देखा। उसी कॉमन एमीटर मोड को फिर हमने स्टेजेस में कन्वर्ट करके मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर देखा। बट यहाँ पे हम लोग एक नए प्रकार का जो है कॉमन एमीटर मोड एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर मोड ट्रांजिस्टर का प्रयोग एक नए रूप में करेंगे जिसे हम एमीटर फॉलोअर कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में एमीटर फॉलोअर होता क्या है? तो सबसे बेसिक पॉइंट ये जान लीजिए, एमीटर फॉलोअर जो आपका होता है ये कॉमन एमीटर मोड में ही ट्रांजिस्टर एक होता है जिसमें एक एम्पलीफायर की तुलना में कुछ चेंजेस करके बनाया जाता है। मतलब एक एम्पलीफायर जो होता है उससे एमीटर फॉलोअर बनाने के लिए कुछ स्लाइड चेंज किया जाता है। क्या स्लाइड चेंज किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक कॉमन एमीटर मोड ट्रांजिस्टर होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका R1 होता है, ये R2 होता है, ये Cin होता है, यहाँ आपका Vin इनपुट वोल्टेज होगा, यहाँ आपको जो मिलेगा वो Vout मिलेगा। तो अभी आप देखते ही सारी बातें आप समझते चले जाएंगे, ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये R1 R2 क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है। R1 R2 क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। अब देखिएगा होता क्या है एक्चुअली में। तो सबसे बेसिक चीज़ आप ये जान लो कि हमारा एक एम्पलीफायर सर्किट में और एक एमीटर फॉलोअर सर्किट में अंतर क्या है। पहली चीज़ तो आप ये जान लो कि एमीटर फॉलोअर होता क्या है, क्यों इसे एमीटर फॉलोअर कह रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। ये तीनों बातें हम लोग जान लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। एमीटर फॉलोअर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका प्रयोग हम लोग स्पेशली इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं। किस लिए? इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। ठीक है ना, ये इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड कराता है। जब भी हम जानते हैं कि कोई पावर एम्पलीफायर होता है तो पावर एम्पलीफायर का लास्ट स्टेज, मतलब एक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है तो उसका हम लोग लास्ट स्टेज पावर एम्पलीफायर रखते हैं और उस पावर एम्पलीफायर से अधिकतम आउटपुट लोड को मिले, इसके लिए एम्पीडेंस मैचिंग की ज़रूरत होती है और उसके लिए हम लोग एमीटर फॉलोअर यूज़ करते हैं। ये तो बात हो गई एमीटर फॉलोअर के प्रयोग की, क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसको हम लोग एमीटर फॉलोअर कहते क्यों हैं? देखिएगा, इनपुट हम यहाँ बेस और एमीटर के बीच ही देते हैं, बेस और एमीटर के बीच ही देते हैं यहाँ पे इनपुट, लेकिन आउटपुट कलेक्टर से ना लेकर के हम कहाँ लेते हैं? एमीटर से ले रहे हैं। ठीक है ना, कलेक्टर से ना लेकर के एमीटर से लेते हैं। इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होता है V0 ये IERE होता है। क्या होता है? IERE होता है। ये V0 जो आउटपुट वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो होने वाला ड्रॉप है वही आपका होगा IERE। बात क्लियर है ना? अब ये IERE जो वोल्टेज होता है, समझना है कि यही वोल्टेज इसके लिए नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। आप इसको एक बेहतर करंट फीडबैक एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं या करंट एम्पलीफायर के रूप में भी आप इसे जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो एमीटर करंट पे डिपेंड करती है और ये इसके लिए नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। किस लिए? किस तरीके से? नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रहा होता है, जैसा हम इनपुट पे यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, जैसे इनपुट से हम अगर इनपुट के करंट को कंट्रोल करेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पे जैसे हम यहाँ बेस करंट को कंट्रोल करें तो यहाँ पे यहाँ वोल्टेज को कंट्रोल करें तो इसका हमें क्या होगा? करंट यहाँ कंट्रोल होगी तो इसका वोल्टेज कंट्रोल होगा। आप सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रहा है मीटर पे, वो एज इट इज़ जैसा हम इनपुट पे देते हैं वही सेम टू सेम होता है। मीन्स आउटपुट जो होता है वो इनपुट को जस्ट फॉलो करता है, इनपुट को जस्ट फॉलो करता है। अगर इनपुट यहाँ पे ऐसा है तो आउटपुट भी यहाँ पे क्या होने वाला है? ऐसा ही होने वाला है। 180 डिग्री का फेस यहाँ पे शिफ्ट नहीं देखने को मिलता है। तो चूंकि इनपुट को आउटपुट फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं एमीटर फॉलोअर। मीन्स एमीटर पे जो प्राप्त आउटपुट है वो फॉलो करता है किसको? इनपुट को, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर फॉलोअर। ठीक है ना, किस लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है? इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। सर्किट में डिफरेंस क्या क्या है? तो पहली बात यहाँ पे RC रेजिस्टेंस जो होता था उसको रिमूव कर दिया गया है।
सी कैपेसिटर जो बाईपास कैपेसिटर हुआ करता था उसको हमने हटा दिया है यहाँ से, ठीक है ना। ये सब इसमें चेंज। और R1 R2 क्या है, ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग प्रदान करते हैं, क्या पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग ये इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और सी इन इनपुट कैपेसिटर है और सी आउट ये आउटपुट कैपेसिटर है। बात समझ में आया। तो एक एमीटर फॉलोअर जो होता है इसका इनपुट एम्पिडेंस उच्च होता है, क्या होता है, इनपुट एम्पिडेंस हाई होता है, आउटपुट एम्पिडेंस लो होता है। आउटपुट एम्पिडेंस क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। अब जो आपका एमीटर फॉलोअर होता है, मैंने आपको बताया कि एक अच्छा क्या होता है, करंट एम्पलीफायर होता है, ठीक है ना, जिसका वोल्टेज गेन बहुत कम होता है। इट हैज़ वेरी लो वोल्टेज गेन, क्या होता है, इट हैज़ वेरी लो वोल्टेज गेन, इट हैज़ वेरी लो वोल्टेज गेन। कितना होता है, ए की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.8 टू 0.99 होती है, मतलब लेस देन 1 होता है, क्या होता है, लेस देन 1 होता है। बात समझ पा रहे हैं। लेकिन करंट गेन और पावर गेन इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। करंट गेन और पावर गेन इसका हाई होता है। तो ये आपको बेसिक पॉइंट इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं, ये आपका एक आइडियल इम्पीडेंस मैचिंग आपको प्रोवाइड करता है, इनपुट इम्पीडेंस हाई और आउटपुट इम्पीडेंस लो होने की वजह से, ठीक। ये एक निगेटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर है। कैसा, निगेटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर, ये एक निगेटिव करंट फीडबैक, ये एक निगेटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर है, ये एक निगेटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर है, ठीक है। समझ आया इतनी बात। हाँ, इसका कारण मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्यों कह रहे हैं, करंट फीडबैक एम्पलीफायर। यहाँ पे जो इनपुट होता है उसको हम लोग बोलते हैं VBE, क्या बोलते हैं, और यहाँ पे जो ड्रॉप होने वाला वोल्टेज होता है, जब आप यहाँ KVL लगाएंगे तो यहाँ Vin में आप जब देखेंगे तो आपको जो VBE मिलता है बच्चों, यहाँ पे जो R2 के क्रॉस वोल्टेज आता है वही इसके लिए वोल्टेज होता है, इनपुट का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज V2 आ रहा है, तो ये आ जाता है V2 माइनस IE RE। तो ये करंट जितनी बढ़ती है, इसमें करंट बढ़ती है उतना ज़्यादा ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, और यहाँ पे VB इनपुट वोल्टेज उतना कम हो जाता है। निगेटिव फीडबैक में यही तो हो रहा था बच्चों, निगेटिव फीडबैक में यही तो हो रहा था। आप देखो ध्यान से, हम निगेटिव फीडबैक जब दे रहे थे तो यहाँ पे मान लीजिए VI इनपुट आ रहा है, तो यहाँ से अगर हमारा VF जा रहा है, तो हमारा अगर निगेटिव फीडबैक होता था तो इसको Vin जो मिलता था, Vin इज इक्वल टू क्या मिलता था, VI माइनस VF, यही तो मिलता था। तो ये निगेटिव फीडबैक का मतलब ही है कि यहाँ पे जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। अब यहाँ पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप पहले हम इससे कैसे निपटते थे, बाईपास कैपेसिटर लगा के, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। बात समझ में आया ये चीज़, ठीक है। तो अभी इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एमीटर करंट आ रहा है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, एमीटर करंट जो आपका है, ठीक है। आप कभी इसमें अगर रिलेशन देखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या होता है, IC इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, IB प्लस, तो यहाँ पे बेस की वजह से हमारा जो है IE गवर्न हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी आएगी एमीटर करंट। यहाँ पे वोल्टेज गेन आपका एकदम बिल्कुल शून्य होता है, तो वोल्टेज भी यहाँ मिनिमम होता है, तो वोल्टेज का रोल होता ही नहीं है। हम जो फीडबैक देने का काम करेंगे वो करंट का ही करेंगे, क्योंकि जैसा इनपुट करंट यहाँ होगा वैसा ही हमें यहाँ पे इनपुट आउटपुट करंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वोल्टेज तो बहुत कम होता है, अगर वोल्टेज यहाँ ज़्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज गेन नहीं ज़्यादा आ जाएगा, तो वोल्टेज गेन इसका बहुत कम होता है। तो यहाँ कम वोल्टेज होता है, तो दैट इज़ नॉट प्रेफर लाइक एज अ वोल्टेज फीडबैक। ये आपका करंट फीडबैक है कम्प्लीटली, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें, और कोई डाउट। तो सबसे बेसिक चीज़ आपको क्या जानना है कि इसमें वोल्टेज गेन नहीं होता लगभग, या कह सकते हैं आप होता है वोल्टेज गेन, कितना होता है, क्लोज टू 1 होता है या लेस देन 1 होता है। करंट गेन पावर गेन बहुत हाई होता है,
हाई इनपुट एम्पिडेंस, लो आउटपुट एम्पिडेंस, इनपुट एंड आउटपुट AC वोल्टेजेज आर इन फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब हमने कॉमन एमीटर मोड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में आपको पढ़ाया है कि जो आपका दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो 180 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ सेम फेज में होता है। तो ये बात भी आप एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का फीडबैक में जो फिलहाल किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एमीटर फॉलोअर में इतना ही है, मैंने पॉइंट्स आपको सारे समझा दिए हैं। अब ये आपके इनके डेरिवेशंस हम आपको नहीं बता रहे हैं। की पॉइंट्स क्या क्या है, इनपुट एम्पिडेंस हाई होता है, आउटपुट एम्पिडेंस लो होता है। ये एक हाई करंट गेन वाला एम्पलीफायर है, हाई पावर गेन देता है, बट वोल्टेज गेन बहुत कम होता है। लेकिन आपका क्या होता है, एम्पिडेंस मैचिंग में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया आपके लिए, ठीक है। ओके, तो आज इसमें जो है फ़िलहाल इस टॉपिक में इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक जो है ऑसिलेटर का, जो हम लोग जहाँ तक छोड़ रखे थे उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमें जो है कमेंट करिए और बताइए कि आगे क्या डाउट है। अगर जिसके डेरिवेशन पोर्शन को हम नहीं लेकर चल रहे हैं, डेरिवेशन पोर्शन आपका इसका थोड़ा सा हम लोग हटा के चल रहे हैं, डेरिवेशन पोर्शन का कोई मतलब नहीं है जे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो इतना आप अभी इस पे ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग ऑसिलेटर के लेक्चर पे चलते हैं। इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू।